हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 8 बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फोर्स एंड प्रेशर भी बोलते हैं। बल को हम लोग फोर्स बोलते हैं और दाब को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बेहतर तरीके से जानेंगे कि फोर्स हमारा क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रेशर क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जो बल होते हैं वो किसे कहते हैं, दाब जो होते हैं उसे किसे कहते हैं। अगर इस तरह के अध्याय को और भी पढ़ना हो सभी क्लास के वर्गों के, तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल पे जाके आप सभी अध्याय को देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 ये 9, 10 के भी सभी विषयों को पढ़ाया गया है, जैसे कि मैथ, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी भूगोल को ही कहते हैं, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, तो सभी विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप जाकर मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद है सभी अध्याय आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन वाइज करके पढ़ाया गया है और बेहतर तरीके से समझाया गया है। हर वस्तु को और हर चीज़ को बारीकी से समझाया गया है। एक एक लाइन को जो बेहतर तरीके से हो सके बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 8 बल तथा दाब। तो हम देखते हैं कि बल किसे कहते हैं। तो बल जो होते हैं कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फोर्स भी बोलते हैं। और दाब वह हो जाते हैं कि जो कोई एकांक क्षेत्र पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर या एकांक क्षेत्र पर जब हम बल लगाते हैं तो वो हमारा प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। जो बल होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, तो उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वस्तुएं जो होती है वो गति करती है। तो हमने गति के प्रकार को भी देखा था। क्या आप बता सकते हैं कि हम कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज गति से गतिशील है? हम कैसे ये पता करते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु से अधिक तेज है या गतिशील है? तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जब हम सड़क पे देखते हैं तो कुछ गाड़ियाँ जो पीछे रहती है वो ओवरटेक करके आगे चली जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो जो गाड़ी थी वो तेज गति से कंपेयर टू जो आगे गाड़ी थी उसको ओवरटेक करके आगे गई, तो वो उसके कंपेयर में अपेक्षा में वो अधिक तेज गति से चल रही है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? तो वो भी हमने देखा था कि जब कोई वस्तु एकांक समय में वो दूरी चलती है तो वो हमारा क्या कहलाता है। तो क्या आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़की हुई गेंद जैसे गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है? जब हमने देखा था कि कोई वस्तु थी उसको हम लोग ज़मीन पे लुढ़काए हैं तो वो धीमी गति से चलने लगती है। कभी कभी अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। और हमने देखे थे कि कभी कभी जो वो वस्तुएं होती हैं या बॉल होती है वो अपनी दिशा भी बदल लेती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए अथवा अपनी दिशा ही बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है? तो वो जो होते हैं तो घर्षण के कारण होते हैं। जब हम ज़मीन पर किसी बॉल को लुढ़काते हैं तो क्या होता है कि घर्षण उन पर काम करने लगता है। अगर ज़मीन चिकनी हो तो वो घर्षण रहित होता है, तो बॉल जो होता है कि चलने लगती है। लेकिन वो अगर वो ज़मीन जो होकर रूखी हो तो उस पर घर्षण जो होगा कि और तेज़ी से काम करता है, और घर्षण के कारण ही वस्तु धीमी और तेज़ी होते रहती है। अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें, याद करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? तो किसी फुटबॉल को हम देखते हैं कि उसे गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, किक लगाते हैं, तो गेंद जो होता है कि गतिशील हो जाता है फुटबॉल। किसी गेंद को और अधिक तेज चलाने के लिए आप क्या करते हैं? तो कोई बॉल है या गतिशील गेंद है उसको और चलाने के क्या करेंगे? तो उसी दिशा में और तेज गति से बॉल को हम लोग चलाते हैं। एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है? एक गोली जो है कि गोल रक्षक वो गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है।
क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज, क्षेत्र रक्षक वह होते हैं जो फील्डिंग करते हैं। क्षेत्र रक्षक माने रोकते हैं बॉलों को, उसे वो हम लोग द्वारा हिट कई गेंद को कैसे रोकता है। चित्र 8.1 में हम देख सकते हैं इन परिस्थितियों के बारे में। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इस गति की दिशा को बदल दिया जाता है। या तो हम देखते हैं इन चित्रों में कि या तो गेंद जो होती है उसकी गति को तेज कर दिया जाता है या स्लो कर धीमा कर दिया जाता है, या उसकी जो बॉल होती है उसकी दिशा ही बदल दी जाती है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं और ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। यदि हम मान लीजिए कि किसी गेंद को धक्का दे रहे हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पर मैंने बल लगाया है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है, इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। अब हम आगे देखते हैं 8.1 में बल अपकर्षण या अभिकर्षण। तो बल जो होते हैं वह अपकर्षण है या अभिकर्षण है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जब हम बल के किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जब हम उसे धक्का देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, जब हम उसे धक्का देते हैं तो वो हमारा अपकर्षण कहलाता है। अपकर्षण क्या हो जाएगा, धक्का देना क्या कहलाता है, अपकर्षण कहलाता है। और जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो वो हमारा अभिकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, खींचना हमारा क्या हो जाएगा, अभिकर्षण हो जाएगा। तो हमको इस अध्याय में देखना है कि जो बल होते हैं वो धक्का देने से हो रहे हैं या खींचने से लग रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमें से क्या कह रहा है, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं। तो जो अपकर्षण अभिकर्षण है वो सभी जो क्रियाएं हैं, तो हम किसी चीज़ को उठाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं, हिट करते हैं, प्रहार करते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो ये सभी क्रियाएं जो होती है अपकर्षण अभिकर्षण की क्रियाएं कहलाती है, जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो ये सभी होते हैं तो कुछ कार्यों को इंडिकेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आइए ज्ञात करें। जैसा कि हम चित्र 8.1 में देख सकते हैं, ये जो है कि ये लड़का जो है कि इसका नाम क्या है, तो गोली है, जो गोल का रक्षक करता है। ये गोली जो है कि गोल का रक्षक करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब फुटबॉल पर किक मारते हैं तो जो ये गोली है वो क्या कर रहा है, तो गोल को बचा रहा है, गोल होने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो एक हॉकी खिलाड़ी है, वो क्या कर रहा है, तो गेंद पर प्रहार कर रहा है। प्रहार का मतलब होता है हिट करना, तेज गति से जब हम मारते हैं तो उसको हम लोग प्रहार कहते हैं। यहाँ पर हम सी में देख सकते हैं कि ये क्षेत्र रक्षक है जो क्या कर रहा है, फील्डर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये क्षेत्र रक्षक है जो क्या कर रहा है, तो वो गेंद को रोक रहा है, को हम देख रहे हैं। तो यहाँ जो प्रथम हमारा ए था, इसमें क्या होता है, तो जब हम बॉल को, फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं। लेकिन हम बी में देखते हैं तो हमारा, अब हम क्रियाकलाप 8.1 को देखते हैं और उसे समझते हैं। 8.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के उदाहरण दिए गए हैं। सुपरिचित का मतलब हो जाता है कि जो हमसे जानी पहचानी जो स्थितियां होती है उसे हम लोग सुपरिचित कहते हैं, जो सब बेहतर तरीके से जानते हो। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना, खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। तो जो प्रत्येक दशा दी हुई है उसमें हम लोगों को कि हम लोग धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, उसके रूप में हमको पहचान करना है और सारणी में लिखना है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सारणी 8.1 में कुछ कार्यों को अपकर्षण दिया हुआ है। अपकर्षण माने हमने अभी देखा था कि जब हम धक्का देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अपकर्षण कहते हैं। और अभिकर्षण दिया है, तो जब हम खींचते हैं वो क्या है, तो अभिकर्षण है के रूप में पहचान करना है।
अब एक तरफ हमारा क्रम संख्या दिया हुआ है, दूसरी स्थिति का वर्णन किया गया, दूसरे सारणी में जो किस स्थिति में वो चीज़ है उसे दिया गया है, और तीसरी में हमको दिया हुआ है कि कार्य हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चयन कर रहे हैं, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना, ये सभी कार्य दिए गए हैं। तो उस पर कौन सा कार्य लग रहा है ये हमें देखना है। अब हमें अंतिम दिया हुआ है कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, और कार्य को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये जो है कि अपकर्षण है या अभिकर्षण है, उसके बारे में हमको चर्चा करना है। अब क्रम संख्या 1 में हम देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है कि मेज पर रखी हुई पुस्तक को गतिशील बनाना है। मेज पर कोई पुस्तक रखी है तो उसे गतिशील बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, खींचना, उठाना, ये सभी क्रियाएं कर सकते हैं उसे गतिशीलता लाने के लिए। तो कार्य में क्या हो रहा है, तो अपकर्षण हो रहा है कि नहीं, मतलब धक्का दिया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धक्का दिया जा रहा है, और अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना, तो देखिए खींचा भी जा रहा है। तो ये दोनों जो कार्य होते हैं वो इसमें व्यक्त होते हैं। अब हम 2 नंबर में देखते हैं दरवाजों को खोलना या बंद करना। तो जब हम दरवाजों को खोलते हैं तो क्या देते हैं, धक्का देते हैं। खोलने के लिए हमको खींचना पड़ता है, उठाना नहीं होगा, तो इसमें अपकर्षण होता है, तो हाँ और हाँ। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो हम इसमें धक्का देते हैं, नहीं खींचते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसको उठाना भी करते हैं। और क्या होता है, तो प्रहार करना, उड़ाना, तो ये नहीं होता है, झुकाना तो झुकाते हैं। तो इसमें भी अपकर्षण अभिकर्षण की क्रियाएं हो सकती है। उसी तरह से कह रहा है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी की वो क्या करता है, तो प्रहार करता है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, तो जब वो गेंद को मार रहा है तो उसमें कौन सी क्रियाएं होती है उसको लिखना है। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, तो लदी हुई बैलगाड़ी को जब हम चलाते हैं तो क्या करता है, बैल उसको खींचता है या धक्का नहीं देता है, वो सामान को, बोझ को भी उठा रहा है। तो अब हमारा है किसी मेज पर दराज को खोलना, तो किसी मेज की दराज को हम लोग क्या करते हैं, तो खींचते हैं, धकेलते हैं। तो ये सभी क्रियाएं होती है। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा कि उसमें सारणी में लिखना है कि किस में हम धक्का दे रहे हैं, किसको खींच रहे हैं, कौन सा अपकर्षण हो रहा है, कौन सा अभिकर्षण हो रहा है। यहाँ पर 2 वर्ड थे, अपकर्षण अभिकर्षण। तो अपकर्षण का मतलब हो जाता है धक्का देना, अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना। अब हम आगे देखते हैं, क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, खींचना, या अभिकर्षण का मतलब खींचना या अपकर्षण मतलब धक्का देना, अथवा दोनों रूप से व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, कोई भी वस्तु है उसे गति में लाने के लिए हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर, तो विज्ञान की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, तो धक्का देना या खींचना जो होगा, अभिकर्षण या अपकर्षण, उसे ही हम लोग बल कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है, एफ ए बराबर एम ए हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या हो जाएगा, मास द्रव्यमान गुना एक त्वरण, क्या हो जाएगा, त्वरण। ये हमारा सूत्र हो जाते हैं। बल बराबर क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, जो हमेशा याद रखिएगा। आगे की क्लासों में भी आपको फ़ायदा करेंगे जब हायर स्टडी के लिए जाइएगा। तो बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आगे हम देखते हैं, इसे हम लोग न्यूटन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो न्यूटन होता है। जो बल का एसआई मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन होता है, न्यूटन। इसे हम लोग एक और टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान को हम लोग केजी में इंडिकेट करते हैं। किस में इंडिकेट कर, त्वरण जो होता हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन होगा वो किसके बराबर हो सकता है, तो kgm बराबर प्रति मीटर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन के बराबर होता है। तो या तो हम बल के जो एसआई मात्रक होंगे उसे न्यूटन कहिए, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए।
तो ये चीज़ें जो हैं कि हमेशा याद रखिएगा। जैसे आप जो द्रव्यमान होते हैं, मान लीजिए यहाँ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है, तो पदार्थ की मात्रा होती है। जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या है, तो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, जिसको हम लोग एम द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मास भी बोलते हैं। जो हमारा त्वरण होता है, वो त्वरण जो होता है कि समझिए कि ए से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण को हम लोग v माइनस यू बटा टी, जैसा कि देख रहे हैं v माइनस यू, तो v जो हमारा होता है वो अंतिम गति अंतिम वेग है, अंतिम वेग, या इसको हम लोग चाल कह सकते, अंतिम वेग है। और ये हमारा क्या होता है, शुरुआती वेग होता है। क्या होता है, शुरुआती वेग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फाइनल वेलोसिटी और इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग को, v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो वो जो है कि दोनों में चेंज, वेग परिवर्तन की दर को ही समय त्वरण कहते हैं। और कितना समय में ये परिवर्तन हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण का डिफिनीशन हो सकता है कि वेग परिवर्तन में दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन में दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको हम लोग dv/dt भी कर सकते हैं। जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो ये फॉर्मूला का यूज होता है, क्या, dv/dt। ये जो होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, मैंने कितना समय में कितना चेंज हो रहा है उसके वेग में, गति में, वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसे हम लोग v जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस यू बटा टी भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब हम आगे देखते हैं, बल लगने के कारण होती है, वस्तु पर बल कब लगता है, आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो जो वस्तु होती है उस पर कब बल लगता है उसे हम लोग बेहतर तरीके से देखते हैं और उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो 8.2 है उसमें कि बल अन्वयन क्रिया के कारण लगते हैं। जो बल होते हैं वो अन्वयन क्रिया है, माने एक दूसरे के प्रति क्रियाएं होती रहती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये लड़की जो है कि ये इस पर बल लगा रहा है तो ये भी इस पर बल लगा रहा है। यही प्रक्रिया जो होती है कि अन्वयन क्रिया कहलाती है। तो आइए हम इसे बेहतर तरीके से और समझते हैं कि अन्वयन क्रियाएं कैसे बल लगाती है। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, कोई आदमी है जो स्थिर कार है, जो रुका हुआ है, उसके पीछे खड़ा है। चित्र 8.2 में देख सकते हैं। जैसा कि आप 8.2 में देख सकते हैं, ये कार रुकी हुई है, स्थिर है, और ये जो व्यक्ति है वो स्थिर खड़ा है। क्या उसकी स्थिति के कारण कार में गति आएगी, तो नहीं आएगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ, अब वह आदमी क्या कर रहा है, तो कार को धक्का लगा रहा है, जैसा कि चित्र 8.b में आप देख सकते हैं। अर्थात वह इस पर बल लगाता है। तो धक्का लगाना क्या है, तो उस पर बल लगाना है। कार पर लगाए गए बल की दिशा में गति प्रदान प्रारंभ कर सकती है। अब जो वो आदमी कार को धक्का लगाने लगता है तो उस पर बल काम करने लगती है और कार जो होती है वो गति में प्रारंभ करने लगती है। ध्यान दीजिए, जैसा कि चित्र 8.b में हम देख सकते हैं, ये आदमी क्या कर रहा है, तो कार को धक्का दे रहा है। कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना चाहिए, और कार को गति देने के लिए आदमी को क्या होगा कि धक्का जो है कि कंटिन्यूअसली उसको लगाते रहना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, चित्र 8.3 में 3 स्थितियां दर्शाता है कि जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। चित्र 8.3 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती प्रतीत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, तो दोनों लड़की जो है कि क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। ये लड़की इसको धक्का दे रही है और ये लड़की इसको धक्का दे रही है। तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही है। यही क्रिया क्या है, अन्वयन की क्रिया है। अब हम आगे देखते हैं, जबकि चित्र 8.3b में देखिए क्या है, तो ये लड़की एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रही है। तो ये दोनों लड़की जो है कि एक दूसरे को खींचने का, ये इसको खींच रही है और ये इसको खींच रही है। तो यही प्रक्रिया जो है कि बल द्वारा अन्वयन की प्रक्रिया है, क्रिया कहलाती है। चित्र 8.c में देखिए, 8.3 के सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो गाय है, तो गाय जो है कि ये
इस आदमी को खींच रहा है और ये जो आदमी है वो गाय को खींच रहा है। तो इस क्रिया में दोनों जो है कि एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यही क्रिया हमारा क्या कहलाती है? अन्वयन की क्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़की एक दूसरे पर बल लगाती है। जबकि दोनों में देख रहे हैं कि लड़की क्या कर रही है, तो एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्वयन क्रिया होनी आवश्यक है। तो किसी वस्तु पर बल लगने के लिए क्या, तो कम से कम दो वस्तुओं में अन्वयन की क्रिया होनी चाहिए। एक दूसरे पर बल लगाना चाहिए, या खींचना चाहिए, धकेलना चाहिए, या उसे उठाना चाहिए। तो दो जो क्रियाएं होगी वो एक दूसरे को अन्वयन क्रियाएं होती है, एक दूसरे पर बल लगाती है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्वयन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो दो वस्तुओं के बीच जो अन्वयन क्रिया होती है उसी के कारण उस पर बल लगता है। अब हम आगे 8.3 में बलों की खोजबीन को देखते हैं। जो बल होते हैं उनका खोजबीन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि बलों की खोजबीन कैसे होती। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 8.4a, क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्रों से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इस गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? तो मित्रों के साथ करना है तो ये क्या होते हैं? तो ये हमारा नेट फोर्स देते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों मित्र हैं, तो जब दोनों मित्र ए में हम देखते हैं कि जब दोनों मित्र साथ मिलकर इस वस्तु को धक्का देते हैं तो जो बल की दिशा है वो इसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये वस्तु जो होती है कि ये खिसक कर आगे की तरफ आ जाएगी। जबकि यहाँ देखिए वो दोनों मित्र हो गए कि अपोजिट दिशा में, ये जो मित्र है इस इधर की तरफ बल लगा रहा है, जबकि इसका मित्र विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? तो विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगी कि अगर जो मित्र होगा वो अगर अधिक बल लगाएगा, अगर ये मित्र अधिक बल लगाएगा तो वस्तु इधर खसक जाएगी। लेकिन जब इसका बल ज़्यादा होगा तो ये वस्तु कहाँ, इधर की तरफ स्लाइड कर जाएगी, खिसक जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा कि नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो निकाला जाता है, ताकि नेट फोर्स, जिसका नेट फोर्स ज़्यादा होगा वो उसी की तरफ स्लाइड करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, तो इसका बल माइनस इसका बल क्या हो जाएगा, इसका बल माइनस इसका बल। तो ये जो बल लगाया, तो मान लीजिए ये जो बल है कि MA लगाया MA1, और ये जो है कि बल लगाया MA2। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका द्रव्यमान भी अलग होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स F नेट बराबर M1A1 माइनस M2A2। तो जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियाँ एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती है। रस्साकसी में क्या होती है, तो दो ग्रुप रहते हैं, टोली रहती हैं, और वो दोनों क्या करते हैं, तो एक दूसरे के, मान लीजिए ये रस्सी है तो कुछ मित्र जो होते हैं कि इस डायरेक्शन में खींचते हैं और कुछ इस डायरेक्शन में खींचते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये दिशा जो क्या है वो विपरीत है, माने उल्टा है। एक इस तरफ तो ये दूसरा इस तरफ, वो उन पर फोर्स लगा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि चित्र हम 8.5 में देख सकते हैं, ये दोनों टोलियां हैं जो रस्सी को समान बल से खींचती हैं, तो रस्सी खिसकती नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब ये दोनों टोली जो होगी, मान लीजिए इसको टोली हम A और इसको टोली B कहें, तो टोली A और B द्वारा दोनों का जो बल होगा, अगर ये बल F और ये बल F बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समान बल लगेगा, तो रस्सी नहीं खिसकेगी कि नहीं। लेकिन जब मान लीजिए कि इसको हम F1 मानते हैं, इसको F2 मानते हैं, अगर F1 जो होगा, F1 होगा 12 होगा F2 से, तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी इधर चली आएगी, इसका दिशा A के तरफ चले आएगी। लेकिन मान लीजिए
अगर यहाँ पर फोर्स जो है, अगर F2 जो होगा कि 12 होगा F1 से, तो क्या होगा कि ये जो लड़कियों की टोली है उसके तरफ वो रस्सी को अपने तरफ खींच लेंगी। रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता है। क्या यह चित्र 8.3b में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही विजयी होती है। तो जो टोली होगी, मान लीजिए टोली ए टोली बी है, तो जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाएगी, वो टोली क्या हो जाएगी? वही टोली जो होगी विजयी हो जाएगी। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए, इससे हम क्या सीखते हैं कि जब एक ही दिशा में वस्तु में बल लगाए जाते हैं तो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमको एफ है, एफ नेट निकालना है। अब इस दिशा में मान लीजिए कि 3 लड़कियां हैं, ये 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं, अगर तीनों समान बल लगा रहे हैं तो मान लीजिए क्या हो जाएगा? लड़का के लिए F1 जोड़ F2 जोड़ F3 हो जाएंगे। ये सभी बल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। मान लीजिए 2 लड़का है, मान लीजिए कि एक A है और एक B है। अगर दोनों जो है कि A और B किसी वस्तु पर A B, मान लीजिए ये दोनों लड़का A B है, तो एक ही दिशा में बल लगा रहा है। दोनों A भी एक ही दिशा में बल लगा रहा है और B जो है कि वो भी एक ही दिशा में बल लगा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कथन के अनुसार दोनों बल जो होंगे कि जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? FA जोड़ FB हो जाएगा हमारा F नेट। तो F नेट हमारा क्या हो जाएगा? FA जोड़ FB। क्यों? क्योंकि जो A है और B है दोनों एक ही दिशा में इसी डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो ये है, ये AB जो है कि ये A और B, मान लीजिए कि यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे कि ये जो हमारा A जो था पीला शर्ट वाला लड़का A और ये B, तो अब हम इसमें देखते हैं कि A जो है कि इस तरफ बल लगा रहा है, FA बल क्या लगा रहा है? FA। और ये B जो है कि इस तरफ बल लगा रहा है FB। तो ये जो है कि विपरीत दिशा है। क्या है? विपरीत दिशा है। तो हमारा F नेट क्या हो जाएगा? F नेट बराबर क्या हो जाएगा? FA माइनस FB। क्या हो जाएगा? F नेट FA माइनस FA FB। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है कि विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल माने नेट फोर्स दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यदि हम देखते हैं कि कुल नेट यदि दोनों विपरीत दिशा में अलग अलग दिशा में लगाते हैं तो क्या होता है? कुल जो बल होंगे, नेट बल होगा, दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूकों को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किस दिशा में नहीं जाता है। इस प्रकार हमने सीखा है कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। तो हमने देखा है कि जो बल होते हैं एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? तो बड़ा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या बन रहा है कि जो F नेट होंगे तो हमारा क्या हो सकता है? तो FA जो है कि FB के बराबर हो सकता है। F नेट जो होते हैं वो 12 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए FA हमारा है तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। किससे? तो FB से। हमारा FB क्या हो FA जो है कि छोटा हो सकता है FB से। तो इस तरह से हमारा जो बल का होता है तो वो 3 कंडीशन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? तो FA बराबर हो सकता है FB से, FA बड़ा हो सकता है FB से, और FA है जो कि छोटा हो सकता है B FB से। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। जो बल की प्रबलता होती है वो उसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है।
तो जब भी हम बल का उल्लेख करते हैं तो उसमें हमको हमेशा दिशा का ध्यान रहना चाहिए। क्यों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो एफ बी है तो वो इस डायरेक्शन में बल लगाते हैं, जो एफ बी है तो वो इस डायरेक्शन में बल लगाते हैं, जबकि एफ ए जो हमारा था कि इस डायरेक्शन में था। तो जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हमारा। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जब किसी भी राशि में दिशा और परिमाण होते हैं वो सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, तो सदिश राशि कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं क्या कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल है क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। और हमारा त्वरण भी होता है वो भी सदिश राशि है। लेकिन हमने देखा था कि F बराबर m में था, तो वहाँ पर m क्या था, द्रव्यमान था। तो द्रव्यमान जो होते हैं वो अदिश राशि हैं। तो इस तरह से हम याद रखिएगा कि जिसमें दिशा और परिमाण हो सदिश राशि, और जिसमें कोई एक क्वांटिटी हो, दिशा हो परिमाण ना हो, परिमाण हो दिशा ना हो, वो अदिश राशि कहलाते हैं। उसे अंग्रेजी में हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम आगे देखिए क्या हमसे कह रहा है कि क्या इसका यह अर्थ है कि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। ये हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और विपरीत दिशा में बराबर बल लग रहे हैं तो उसका नेट बल जो होगा वो शून्य होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एफ नेट है, ये जो हमारा है कि नेट फोर्स है बराबर, अगर मान लीजिए एफ ए है और एफ ए जो है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो अगर एफ बी है तो समान डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब विपरीत डायरेक्शन में लगे, मान लीजिए एफ एफ फोर्स जो है कि नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, या एक अलग डायरेक्शन है, कह सकते हैं इसको कि क्षैतिज लग रहा है, और ये भी जो है कि एफ बी जो है कि क्षैतिज लग रहा है लेकिन विपरीत दिशा में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो होगा कि माइनस होगा, अंतर होगा। लेकिन इसमें है कि जो एफ ए है, मान लीजिए एफ ए है अगर बराबर होगा एफ बी के, तो हमारा नेट जीरो, जो नेट फोर्स होगा वो भी जीरो हो जाएगा। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ नेट बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब कुल फोर्स जो हमारा होगा, बल होगा, वो शून्य हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। तो कोई भी वस्तु है उस पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। जो एक वस्तु पर मान लीजिए कि बहुत सारी अगर फोर्स लगी हो तो उन पर जो नेट फोर्स होगा उनका प्रभाव जो होगा कि वही के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वस्तु है, उस पर 3-4 फोर्स लग रहे हैं और सभी का एक ही दिशा है, तो आपस में जुड़ जाएंगे तो नेट बल क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो अलग अलग दिशा में लग रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, उनमें माइनस हो जाता है, अंतर हो जाता है। और जब सभी मान लीजिए 3-4 बल लग रहे हैं और सभी का मान बराबर है तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब हम 8.4 में देखते हैं, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो जो बल होते हैं, जो फोर्स होते हैं, वो किसी वस्तु की गति में अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 8.3 को हम लोग देखते हैं। एक रबर की गेंद लीजिए, इसे किसी समतल माने बराबर जमीन हो, सतह हो, उस पर रखिए, मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर। कहाँ रखना है, तो हमको मेज पर रख सकते हैं या कंक्रीट के फर्श पर रख सकते हैं। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है, तो हाँ, गेंद गति में आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, और गतिशील गेंद को क्या करना है, पुनः धक्का देना है। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है, तो हाँ, वो और तेजी से गति करने लगता है। यह बढ़ती या घटती है, तो बढ़ती है। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। अब हमें अपनी हथेली को क्या करना है, गतिशील गेंद के सामने रखना है। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करेगी हथेली को, तो हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है, तो हाँ, बल लगाती है। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो गेंद की जो चाल होगी वो धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी हो जाती है।
क्या यह बढ़ती है या घटती है, तो क्या हो जाएगी, गति घट जाएगी, गति जो होगी उसकी घट जाएगी। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा, वो रुक जाएगा और उसका गति क्या हो जाएगी, विरामावस्था में चली जाती है। अब हम विरामावस्था में गेंद पर बल्ले से लगने वाला वह गतिशील हो जाती है, जो हाथ में आएगी तो क्या हो जाएगा, विरामावस्था में चली जाती है। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। जब हम फुटबॉल में पेनाल्टी किक लेते हैं, फुटबॉल में ही पेनाल्टी किक होता है या हॉकी में, तो जब हम पेनाल्टी किक हॉकी में या फुटबॉल में लेते हैं तो क्या होता है, गेंद को खिलाड़ी क्या करता है, हिट करता है, किक करता है। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी, तो जब गेंद किक नहीं लगा था और गेंद थी तो वो किस अवस्था में थी, तो विरामावस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसकी जो चाल होती है वो शून्य होती है। चाल क्या हो जाएगी, शून्य होती है, अतः इसकी चाल शून्य होगी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान कर दी, और जब वो पेनाल्टी किक लगाता है तो वो गोल जो होती है, बॉल जो होता है वो गेंद को गोल की ओर गति प्रदान करता है, गोल पोस्ट में जाने के लिए उसमें गति आ जाती है। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा लगाए गए बल गेंद को रोक सकता है, और जो गोली द्वारा बल लगाए जाते हैं उससे क्या हो सकता है, तो गेंद रुक सकता है या विक्षेपित हो सकता है। विक्षेपित होने का मतलब होता है कि वो दूसरी दिशा में जा सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। यदि जो गोली है वो अगर गेंद को रोक लेता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वस्तु जो है कि विरामावस्था में चली जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। तो कोई भी वस्तु है उस पर लगाए गए बल द्वारा क्या होगी, उसकी चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। अगर कोई वस्तु है, अगर उसकी बल जो है कि उसी की गति की दिशा में लगाते हैं तो क्या होगी, उसकी जो गति होगी वो बढ़ जाएगी, उसकी चाल बढ़ जाएगी। यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ें देखने को मिलते हैं कि जब वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। तो कोई भी वस्तु है अगर उस पर हम बल लगाते हैं तो क्या होगी, उसकी चाल बदल जाएगी। यदि जो उसकी चाल होगी, यदि उसके बल के गति के दिशा में होगी तो क्या होगी, वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। यदि उसे के गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है बल तो क्या होगी, वस्तु की चाल कम हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते हैं देखा है। जैसे चित्र 8.7 में आप देख सकते हैं। अब मैं समझ गया हूं कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। तो जब ये एक बार ये जो टायर जो रहते हैं वो गति में होते हैं, लेकिन वो पुनः दौड़ता हुआ आता है और टायर पर और बल लगाता है तो टायर क्यों होती है, वो टायर जो होती है कि तेज गति से चलने लगती है। लगातार मैंने धक्का देने से वो क्या होगी, तेज गति से चलने लगती है। अब हम देखते हैं पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल में ही परिवर्तित होती है। तो नहीं, बल लगाने से वस्तु की चाल के साथ साथ दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। अब हम क्रियाकलाप 8.4 को देखते हैं। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। चित्र 8.8a। अब चित्र 8.8b में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाना को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। अब कह रहा है कि जब हमको समतल सतह से क्या करना है, गेंद को छोड़ देना है। गेंद के छोड़ने के बीच में हमको कोई पैमाना लगा देना है जिससे गेंद टकराए और उसकी गति जो हो कि चेंज हो जाए, बदल जाए।
तो ऐसा करना है हमको कि प्रत्येक दिशा में कोण जो हो, जो जिस कोण पे वो हट विक्षेपित हो रही है वो सामान्य नहीं होना चाहिए। अलग अलग कोणों पर हम इस स्थिति को देखें और प्रेक्षण करें और नोट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र ए में एक बॉल को एक लड़का था जो उसके बॉल को एक समतल सतह पर छोड़ देता है। आगे उसने एक स्केल की सहायता से एक पैमाना लगा दिया है। गेंद जो होता है कि धीरे धीरे ये मूव करती हुई आती है और इस पैमाने से टकरा कर फिर इसी दिशा में मूव करने लगती है। तो क्या होता है कि अगर ये पैमाना नहीं रहता तो बॉल जो होती इस दिशा में जाने लगती, लेकिन पैमाना से टकरा कर बॉल जो हो कि इस दिशा में चली गई। इसका मतलब क्या है कि गति के दिशा में विक्षेपित भी हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ और उदाहरण पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो खेल में जीतने के लिए या विजयी चाल चलने के लिए क्या करते हैं, जो गतिशील गेंद आती है उनके पास वो धकेल कर अपनी टीम के साथी जो होते हैं उनको दे देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है और कभी तेज मारकर उस गेंद को दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? तो हाँ, गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन होता है। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल दिशा बदल जाती है। तो इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि बल लगने से क्या होता है, तो बल लगने से जो गतिशील गेंद होती है या वस्तु होती है उसकी चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाते हैं। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो हाँ, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसी वस्तु की जो चाल है या उसकी गति है अथवा दोनों में जब परिवर्तन होते हैं तो वो गति की अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बल द्वारा, फोर्स द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु की गति में या अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विरामावस्था को शून्य चाल अवस्था माना जाता है। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो उसकी चाल जो होती है शून्य होती है। विरामावस्था में जब रहेगी तो चाल क्या हो जाएगा, शून्य होती है। कोई वस्तु विरामावस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो हम जान सकते हैं जो गति की अवस्थाएं होती है तो गति की दो अवस्थाएं होती हैं। गति की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है हमारा विरामावस्था, एक होता है गतिशील अवस्था। क्या होता है? गतिशील अवस्था। जो गति करती हुई रहती है वो गतिशील अवस्था, जो रुकी हुई हो विरामा की अवस्था में हो वो विरामावस्था कहलाता है। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? तो हाँ, कि जो उनकी अवस्थाएं है उसमें हमेशा चेंजिंग होते रहेंगे यदि हम बल लगाते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर ही वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो अनेक बार बल लगाने पर किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए, इसको हम समझने के लिए मान लीजिए अगर गेंद में कोई पैमाना नहीं रहता, हम इस पर बल नहीं लगाते, तो हमने तो शुरू में यहाँ पर बल लगाया था तो ये इसकी गति जो होती है कि वो चलती जाती है, इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता गति की अवस्था में। तो बल लगाने से किसी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई जो है कि एक भारी संदूक है, क्या है? संदूक है। तो ये जो हम इधर से बल लगाते हैं तो ये बहुत भारी होने के कारण क्या होता है कि इस पर कोई ये गति में नहीं आती है। तो इसका मतलब होता है कि यदि हम किसी दीवार को भी धकेलने का प्रयास करते हैं तो उस पर बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अब हम आगे पढ़ते हैं 8.5 में बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जो बल होते हैं किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.5 में देखेंगे। सारणी 8.2 में 2 के स्तंभ 1 में कुछ स्थितियां दी गई है जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती हैं। सारणी के स्तंभ 2 में
वे विधियां सुझाई गई है जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 तथा 5 में नोट कीजिए। अब हम सारणी 8.2 को देखते हैं, वस्तुओं पर बल लगने के प्रभाव का अध्ययन। पहला है स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, चित्र और बल का प्रभाव। तो हम देख सकते हैं कि एक प्लेट में गूथा हुआ आटा है हाथ से नीचे की ओर दबाने पर। तो एक ये स्थिति है कि उसमें गूथा हुआ आटा है, तो हम बल कैसे लगाते हैं, तो हाथ से नीचे की ओर दबाने पर बल लगाते हैं। तो गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उस गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कह सकते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्या किसमें परिवर्तन होता है? आकृति में परिवर्तन होता है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, जो साइकिल होती है उसमें लगी कमानी होती है, तो गद्दी पर बैठकर क्या होता है, तो गति में साइकिल गति करेगी साइकिल, लेकिन परिवर्तन इसके किस में होता है, तो आकार में होता है। एक हुक द्वारा दीवार में लटी हुई कील से लटका हुआ रबर का छल्ला। अब देखिए ये जो है कि रबर का छल्ला लटका हुआ है, तो एक भार लटका कर उस पर उसके स्वतंत्र सिरों को खींचकर अब खींचने हैं तो क्या होगा, आकार में परिवर्तन होता है। अगर खींचेंगे तो ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, लमड़ जाता है, और जब छोड़ देंगे तो फिर ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं, 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक धातु का पैमाना, तो स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर तो यहाँ रखा जाता है, तो क्या होता है, ये पहले सीधा रहता है इस प्रकार के, जब वेट उस पर रख दिया जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, तो इसमें भी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। अब हम सारणी 8.2 के परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूथे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो हम इन सभी क्रियाकलापों द्वारा देखते हैं कि जब हम गुब्बारे को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, गुब्बारे भी की आकृति जो होती है वो बदल जाती है। चपाती को गोल रहने बेलते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। हम देखते हैं कि जब हम रबर को गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है, रबर की गेंद की आकृति बदल जाती है। तो इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकते हैं। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल जो होते हैं किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है। तो जो बल होते हैं वो किसी भी वस्तु को अगर विरामावस्था में ही रुकी हुई है तो उसको वो गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। जो बल होते हैं वो गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन भी कर सकते हैं। हमारा आगे है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और जो बल होते हैं वो गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो बल होते हैं वो वस्तु की जो आकृति होती है, आकार होते हैं, उनमें भी चेंजिंग ला सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, और इनमें से होता है तो कुछ को करता है और या सभी को प्रभावों को वो कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जो हमने ऊपर के प्रभाव को देखे हैं तो बिना बल के नहीं हो सकते हैं। ये प्रभाव जो है बिना बल लगाए नहीं हो सकते हैं। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती। यदि हम कोई वस्तु पर बल नहीं लगाते हैं तो वो अपने आप गति में नहीं आ सकती है, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती है, अथवा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है। अब हम 8.6 संपर्क बल, जिसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हमारा है पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेले उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगने के लिए आपके शरीर का वस्तु के संपर्क होना आवश्यक है। तो हम इन चीज़ों में बिना छुए हुए उन चीज़ों को नहीं अति कर सकते हैं।
तो किसी भी वस्तु पर अगर हमको बल लगाना है तो हम उस वस्तु को संपर्क में आना जरूरी है, संपर्क में होना जरूरी है या छूना जरूरी है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। तो जो संपर्क होते हैं वो किसी रस्सी से या हाथ की सहायता से भी हो सकते हैं। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। तो जब हम किसी बाल्टी को उठाते हैं या धकेलते हैं तो ये जो बल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा जो बल लगते हैं उसे हम लोग पेशीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इस क्रियाकलाप में शरीर की गति मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस क्रिया को पेशीय बल करता है? तो हाँ, आप यह भी जानते हैं कि श्वसन क्रिया में वायु अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशीय कहाँ स्थित होते हैं? तो ये जो पेशीय होते हैं वो हमारे मांसपेशियों में होते हैं। हमारे शरीर में पेशीय द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं? पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जो पशु होते हैं जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, ये सभी जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपने पेशीय बल जो होते हैं उनके उसका यूज करते हैं। जैसा कि चित्र हम 8.9 में देख सकते हैं, पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो। तो पेशीय बल जो होते हैं वो तभी लगाया जा सकता है जब कोई वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग पेशीय बल जो होंगे उसे हम लोग संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करते हैं। अब हमारा यह है घर्षण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। फर्श पर लुढ़कते हुई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब आप पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर भी वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता। तो जब कोई भी इन स्थितियों में कोई भी बल वस्तु पर नहीं लगता है तो उनकी चाल जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और अंत में जो चीज़ें होती हैं वो विरामावस्था में चली जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? तो इनके अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो घर्षण के कारण होते हैं। क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? तो जो प्रत्येक दशा होती है तो इसमें फ्रिक्शन बल कार्य करते हैं और जो वो वस्तु को जो होते हैं कि अपोजिट दिशा में, मान लीजिए कोई बॉल जो है कि अगर इस दिशा से आ रही है और इस दिशा में चल रही है तो घर्षण जो होते हैं हमेशा अपोजिट दिशा में लगते हैं और ये गति की चाल को अपोज कर देते हैं। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। तो इन सभी वस्तुओं की गति में जो परिवर्तन होते हैं अवस्थाएं में वो घर्षण बल के कारण ही होते हैं। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। तो हम देखते हैं कि जो फर्श तथा गेंद की सतह के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है वही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच में घर्षण होता है। पानी और नाव के बीच में घर्षण होता है, इसीलिए खेने बंद करने पर नाव रुक जाता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। तो घर्षण बल जो होते हैं वो सभी गतिशील वस्तुओं पर लगते हैं और
इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, और जो इसकी दिशा होती है गति के दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क का कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि जो घर्षण बल होते हैं वो दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इसीलिए घर्षण भी एक जो होता है वो संपर्क बल ही है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 9 में प्राप्त करेंगे। तो घर्षण बल क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग और बेहतर तरीके से जानकारी जो होंगे वो अपने क्लास 9th में हम लोग करेंगे। अब यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। ऐसा नहीं है, कुछ और भी बल हो सकते हैं जिसे हम लोग असंपर्क बल भी कहते हैं। बिना कांटेक्ट के भी कुछ बल कार्य करते हैं। तो हम 8.7 में असंपर्क बल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा इसमें आता है चुंबकीय बल क्रियाकलाप 8.6 छड़ चुंबक का एक युग्म लीजिए। चित्र 8.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। दो चुंबक हो तो वो एक दूसरे को आपस में स्पर्श न करें, टच में नहीं है। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलने पर रखें, चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। अब हमको क्या करना है, दोनों सिरों को समान सिरों को आपस में लेना है। तो क्या होगा, वो एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, धकेलते हैं। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है। जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है तो क्या होता है। तो आप देखिए, हम चित्र में देख सकते हैं 8.10 में कि ये हमारा दो चुंबक है, एक से पेंसिल है। तो हम जब समान सिरों को लाते हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, विक्षेपित करते हैं, जिसे हम लोग विकर्षण भी बोलते हैं। लेकिन जब इसके समान देख रहे हैं, यहाँ नीला है और इधर से रेडिश आता है, तो ये दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो असमान ध्रुव रहेंगे। इसका अगर मान लीजिए नॉर्थ है, इसका साउथ रहेगा, असमान ध्रुव रहेगा तो आकर्षण होगा। लेकिन जब सामान्य ध्रुव रहेंगे, नॉर्थ रहेगा, तो ये क्या होता है, विकर्षण होता है, विक्षेपित होता है। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबकों की दिशा में गति करता है? यह प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? तो हाँ, कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि दो चुंबकों के बीच अगर समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन असमान ध्रुव रहते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाला बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? तो नहीं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क के आए ही बल लगा सकता है। तो जो एक चुंबक होते हैं वो दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया यह बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। तो चुंबक द्वारा इस प्रकार के बल लगाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क है। अगर मान लीजिए चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर भी बल लगाया जाता है तो वो भी हमारा क्या है, असंपर्क बल है। अब हम लोग स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8.7 प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे सिरों को अपने हाथ में पकड़िए और इसे स्वतंत्र सिरों को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखते हैं, अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरों को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं, तो हम चित्र 8.11 में देख सकते हैं। यहाँ एक हमने स्ट्रॉ लिया, इसको 2 बराबर समान भागों में बांट दिया
और एक पिन की सहायता से, एक रस्सी के माध्यम से इसको हमने लटका दिया। अब दोनों को क्या करते हैं कि कागज़ के टुकड़े पे रगड़ते हैं और आपस में संपर्क में लाते हैं। तो क्या होता है, कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। तो जब हम कागज़ की शीट से स्ट्रॉ को रगड़ते हैं तो वो स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, उत्पन्न करता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। तो ऐसे जो स्ट्रॉ होते हैं वो आवेशित वस्तु के उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु जिसमें चार्ज आ जाते हैं वो किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। मान लीजिए कोई दो वस्तु है, उनमें से एक वस्तु जो हो आवेशित हो या दूसरा जो हो कि अनावेशित भी हो, चाहे या आवेशित हो, दोनों हो, तो उस पर जो बल लगाया जाएगा वो हमारा स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आप अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विरामावस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ते हैं यह नीचे की ओर गिरना आरंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सिक्के की गति की अवस्था में क्या होता है तो इससे परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वीय बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसे अंग्रेजी में ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। तो ये जो होता है कि किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसके नीचे की तरफ अर्थ के सब, मान लीजिए ये जो हमारा है कि अर्थ है, पृथ्वी है, और कोई वस्तु जो है कि नीचे की ओर पृथ्वी अपने खींचती है, तो ये जो अपने ओर खींचती है तो वो तो जी से खींचती है। तो हमारा जो पृथ्वी गिरेगा, अगर इसका हमको वेट निकालना हो तो इसका वेट क्या हो जाता है? WG हो जाता है। मास WG हो जाता है या mg हो जाता है। क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो भार हमारा क्या है? mg है। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण है। यह एक आकर्षण बल है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं वो एक प्रकार का आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। तो गुरुत्व बल होते हैं वो प्रत्येक वस्तु पर लगते हैं। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियाँ में पानी नीचे की ओर बहता है। तो गुरुत्व बल के कारण ही जो नदियों की पानी होती है वो नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी पर ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जो गुरुत्व होते हैं वो केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यही बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम 8.8 में दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में प्रेशर बोलते हैं। दाब को हम लोग अंग्रेजी में प्रेशर बोलते हैं। तो दाब क्या होते हैं उसे हम लोग देखते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? तो हाँ है। आइए पता लगाएं कि किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीली सीढ़ी से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 8.12 में दिखाया गया है। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू अथवा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी होता है? जैसा कि चित्र हम देख सकते हैं 8.12 में लकड़ी के तख्ते पर एक कील को ये ठोक रहा है।
अब हम आगे क्या कह रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने के लिए भूमिका निभाता है। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो कोई भी वस्तु है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा दाब बराबर क्या हो जाता है? तो बल बट्टा क्षेत्रफल जिस पर वह लगता है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफ बट्टा ए लिख सकते हैं, जिसे एफ माने बल और ए माने हमारा हो जाता है एरिया, क्षेत्रफल। एफ माने बल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ए माने हमारा एरिया, क्षेत्रफल हो जाता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या हो जाता है? P बराबर एफ बट्टा ए, P बराबर एफ बट्टा ए। तो दाब बराबर फोर्स, बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाता है। इसे हम लोग पास्कल से डिनोट करते हैं। जो दाब होते हैं इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। इसे हम लोग जो होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो पास्कल जो होते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा बल का एसआई मात्रक होते हैं वो न्यूटन है और एरिया का एसआई मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक पास्कल होंगे, एक पास्कल जो होंगे, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजन में जो क्षेत्रफल है हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा P बराबर एफ बट्टा ए है। तो मान लीजिए कि हमारा जो होगा कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ज़्यादा दाब लगेगा। तो ये कम होगा तो क्या होगा? दाब ज़्यादा होगा। अगर ये एरिया जो है कि ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा, दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए कि दाब उतना ज़्यादा होगा, अगर एरिया जो होगा कि ज़्यादा होगा, एरिया जो होगा कि ज़्यादा होगा, तो हम देख सकते हैं एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर ये हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए वही कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और कटने या सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? ताकि वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर सके। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? तो हाँ, द्रव और जो गैस होते हैं उनके द्वारा भी दाब लगता है। द्रव में जो दाब लगते हैं वो किसी भी पार्टिकल के जो हम लोग जार में रखते हैं, मान लीजिए ये हमारा जार है, अगर इसमें पानी है तो पानी के जो कण होते हैं वो सदैव जो होते हैं कि इस जार के जो किनारे होंगे उस पर प्रेशर लगाते रहते हैं, जो जार के किनारे होंगे उस पर प्रेशर लगाते रहते हैं। अगर गैस होंगे तो गैस भी उनके जार के किनारे पर जो होते हैं प्रेशर हमेशा लगाते रहते हैं। तो क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो हाँ, जिस पर बल कार्य करता है। आइए ज्ञात करें। अब हम 8.9 में देखते हैं द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। क्रियाकलाप 8.8 को देखते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली तथा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लगभग लंबाई जो होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो होता है 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबर की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबर का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबर की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उलेरने के डालने के लिए कहिए। क्या रबर की शीट बाहर की ओर फूल जाता है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ
पानी और उड़ेलिए। रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर के शीट फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? अब हम क्रियाकलाप 8.9 को देखते हैं। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पे सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं का उपयोग किया जा चुकी हुई बोतल ले सकते हैं। चित्र 8.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोर के पास से पानी न रिसे। तो जहां हम लोग लगाते हैं जोर में, उससे पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो उसको पिघले मोम से अच्छी तरह बंद कर दीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 8.8 के अनुसार एक पतली रबर की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबर की शीट क्यों फूल जाती है? तो दाब के कारण फूल जाती है। बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबर की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए, रबर की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबर शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? तो इसे यह दर्शाता है कि जो पानी होते हैं वो बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। जैसा कि हम चित्र 8.15 में देख सकते हैं, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो द्रव होते हैं पानी, वो बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दबाव डालते हैं, जिससे ये बैलून क्या होता है, फूल जाता है। अब हम 8.16 में द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर दाब डालता है। तो जो ये होते हैं वो समान गहराई पर जो होता है कि दाब डालते हैं, इसीलिए इसके सभी छिद्र जो होते हैं उससे समान मात्रा में पानी बाहर रिसता है। अब हम क्रियाकलाप 8.10 को देखते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशा में 4 सुराख कीजिए। अब एक बोतल लेना है, उसमें चारों दिशा में हमको 4 सुराख कर देना है पेंदे के पास में। सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हो। जो सुराख हम लोग करेंगे, छेद करेंगे, वो देखना है कि सामान्य जो हो कि समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराख से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? तो हाँ। यह क्या दर्शाता है? तो ये सामान्य दाब पर सामान्य प्रेशर को दर्शाता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं वो बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। जैसा कि हम चित्र 8.16 में देख सकते हैं, ये सामान्य गहराई है तो सामान्य दाब डालते हैं। क्या गैस भी दाब डालती है? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दबाव डालती है? तो हाँ। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे में मुंह को खोल दे तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? तो इसमें दाब जो होता है कि जो बैलून के दीवारों पर जो दाब लगेंगे वो नहीं हो पाता है। यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दबाव लगाती है? जो वायु होती है वो प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है। स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? तो सभी बाहर निकल जाते हैं और सामान्य दाब नहीं लगता है। क्या ये प्रेक्षण दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दबाव डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस है जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। तो गैस हो या द्रव हो, वो उसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी दीवारों पर वो दाब डालते हैं। तो जो द्रव होते हैं द्रव उसके हम लोग मैनोमीटर द्वारा दाब को नापते हैं। जो द्रव होंगे उनको हम लोग मैनोमीटर द्वारा उसके दाब को मापते हैं। और जो वायु दाब होते हैं उसको हम लोग मैनोमीटर से नापते हैं।
या उसको हम लोग दाबमापी बोल सकते हैं या वैक्यूम गेज बोलते हैं। दाबमापी गेज या वैक्यूम गेज द्वारा दाब को मापते हैं। लेकिन जब हम द्रव के दाब को मापेंगे तो किसके द्वारा मापते हैं? मैनोमीटर द्वारा। लेकिन जब हम गैस या वायुमंडलीय दाब को मापेंगे, गैस या वायुमंडलीय दाब को नापते हैं तो हम लोग बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? हम लोग बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। बैरोमीटर। यही हम लोग जब रक्त दाब नापते हैं, जब हम लोगों को सुनते हैं कि रक्त दाब, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो हम बुजुर्गों को देखते हैं या हमारे दादा होंगे या पिताजी होंगे, उनको हमेशा रक्त दाब की समस्याएं आती रहती है। तो रक्त दाब जो होते हैं उसे हम लोग अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको हम लोग जो होते हैं वो एस्फाइगोमोनोमीटर होते हैं। एस्फाइगोमोनोमीटर। इसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। जो सामान्यतः रक्तदाब होते हैं वो 80/120 mmHg होते हैं। Hg जो है यहाँ पर mm जो होते हैं मिलीमीटर हैं, जबकि Hg होता है वो पारा होता है। पारा का लैटिन नाम है हाइड्रागाइरम। क्या है? हाइड्रागाइरम है, जिसके अंग्रेजी के लैटिन नाम है। इसी से हम लोगों को Hg लिया गया है संकेत के रूप में। तो Hg होते हैं संकेत होते हैं। जो पारा का है इसका लैटिन नाम हाइड्रागाइरम होता है। अंग्रेजी में इसे हम लोग हाइड्रागाइरम ही बोलते हैं। अब हम क्रियाकलाप 8.1 को देखते हैं और उन्हें हम समझते हैं। अब हम वायुमंडलीय दाब को पहले देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होती है? तो इसे हम लोग अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु है। वायु के इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। तो जो वायुमंडलीय वायु होते हैं वो पृथ्वी तल से, माने पृथ्वी के सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जब वायु हम पे दाब लगाती है वायुमंडल पे, तो वो क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? उस समय जो गुरुत्वीय बल होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है, आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें। अब हम क्रियाकलाप 8.11 को देखते हैं। एक अच्छी रबर का एक चूसक कर लीजिए। यह रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है, जैसा कि ये हम देख सकते हैं। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने पर प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? तो आसानी से हम लोग खींच लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बल लगाने से नहीं तो नहीं खींच पाते हैं। चित्र 8.18 में देख सकते हैं एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबर का चूसक। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। जब हम दबाते हैं तो उसके बीच की जो वायु रहती है वो बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ से के साथ चिपक जाता है और वायुमंडलीय प्रेशर के कारण वो चूसक जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पार कर सके। तो देखते हैं कि जो चूसक होंगे उसको खींचने के लिए हमको इतना बल लगाना होगा जो वायुमंडलीय दाब के पार कर सके। वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी वो बाहर निकल पाएगा। इस क्रियाकलाप में संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। यदि हम उसी पृष्ठ को और चूसक को अगर उसके अंदर से पूरी तरह से वायु निकाल दिया जाए तो वो किसी भी मनुष्य के लिए जो होगा पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है?
यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु दाब कितना बल लगा रही है, इसका हम लोग चर्चा करते हैं। एक 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ वायु के कारण लगने वाला बल 225 केजी द्रव्यमान का है। किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते, इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसीलिए जो हमारे शरीर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बराबर होता है, हमारे शरीर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग चिपक कर नहीं सटते और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है और ये जो बाह्य दाब होते हैं वो संतुलित कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ऑटो वन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे ऑटो वन गेरिक, वो बर्तन से वायु को बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों के साथ एक जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई तथा प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग अलग करने के लिए लगाए। चित्र 11.20 में देख सकते हैं। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। तो हम देखते हैं कि जब ये टुकड़े करके अर्धगोले बनाकर जब इनको चिपकाए गए तो जो अर्ध दाब थे, वायु दाब थे, वो इतने अधिक थे कि इनके जो थे कि 8-8 घोड़े भी इनको अलग नहीं कर पाए। अब हम आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा अध्याय 8 को हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिया। अब हम इसको एक बार समरी करके जो हम इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बल धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। तो जो फोर्स होते हैं वो धक्का देना, खींचना जो होते हैं, अपकर्षित या अभिकर्षित जो होता है वही हमारा बल होता है, जिसे हम लोग इंडिकेट किए थे F बराबर ma। तो F हमारा बल था, m जो था हमारा द्रव्यमान था और a जो था कि एक्सेलरेशन था। फोर्स को हम SI मात्रक हमने न्यूटन कहा था, मास को हमने kg कहा था और जो एक्सेलरेशन होते हैं उसका जो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। ये जो होते हैं वो द्रव्यमान होते हैं। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्वयन क्रिया के कारण लगता है। तो जो बल होती है वो 2 वस्तुओं के बीच जो होती है अन्वयन क्रिया होती है, उसी के कारण जो होते हैं कि बल लगते हैं, फोर्स लगते हैं। जैसे हमने देखा था कि 2 लड़के हैं तो ये इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो ये भी उसको इस डायरेक्शन में धक्का देते हैं, या इस डायरेक्शन में वो खींच रहे हैं तो कोई दूसरा भी इस डायरेक्शन में खींचता है। तो यही जो प्रक्रियाएँ होती है वो हमारा अन्वयन क्रिया कहलाती है। ये इस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती है, तो अन्वयन क्रिया कहलाती है जो बल के कारण होती है। अब हम आगे देखे थे कि बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। तो जो बल होते हैं उनके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं और जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि बोलते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिनमें कोई एक हो, परिमाण हो, दिशा न हो, दिशा हो, परिमाण न हो, तो ऐसे राशि को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो द्रव्यमान जो है कि इसका उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। तो कोई वस्तु की चाल में परिवर्तित हो रहा है या गति की दिशा में परिवर्तित हो रहा है या दोनों परिवर्तन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उसकी किस दिशा में हो रहा है, तो गति की दिशा में उसका परिवर्तन हो रहा है। अब हम आगे देखे थे कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होते हैं उसकी गति की अवस्था अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि जो बल होते हैं वो किसी भी वस्तु की गति की दिशा में अथवा उसकी आकृति जो होते हैं वो बदल देते हैं। गति की दिशा में हम देखे थे कि जब हम रबर के जो ट्यूब होते हैं उसको जब हम लोग उसी की दिशा में गति के
गति के ट्यूड के दिशा में गति करती है, तो उस पर अगर हम लोग और बल लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है। और हमने देखा था कि जब हम उसको बल लगाते हैं तो क्या होता है, कोई बल लुढ़कती हुई मेरे पास आ रही है, उसको हम लोग रोक लेते हैं, तो उसको गति को हम लोग धीमा कर देते हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो थी कि गति की अवस्था में परिवर्तन थे। लेकिन जब हम गुब्बारे को या रबर के बॉल को जब दबाते हैं तो हम बल लगाते हैं तो क्या होते हैं, उसकी आकृति में भी चेंजेज होते हैं। तो हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगने वाला जो बल होते हैं वो किसी भी वस्तु की गति और आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे हमने देखा था कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होते हैं उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है। तो कोई भी वस्तु है तो उस पर किसी वस्तु को जो बल लगता है वो संपर्क में आने पर भी लग सकता है या संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है। जैसे कि असंपर्क में आए हुए हमने देखा था कि जो चुंबक होते हैं या स्थिर विद्युत बल होते हैं, ये सभी बिना संपर्क में आए ही किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। जबकि संपर्क में आने के लिए हमने देखा था कि जो घर्षण होते हैं या संपर्क बल होते हैं ये सभी कांटेक्ट में आने से ही लगते हैं। तो ये सभी पर भी हमने चर्चा की थी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हमने दाब कहा था। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगता है उसे हम लोग दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहे थे, दाब कहे थे। तो हमने देखा था कि दाब बराबर होते हैं फोर्स के, बल के बटा एरिया के। तो P बराबर हमने जाना था कि क्या होता है, F बटा A। इसका SI मात्रक जो हमने जाना था कि पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दाब के SI मात्रक होते हैं। F हमारा बल है और A क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल है। और ये हमारा क्या है, तो प्रेशर है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल दाब होते हैं वो जो होते हैं वो दाब कहलाते हैं। पास्कल को इसका SI मात्रक है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे हमने देखा था कि द्रव अथवा गैसों की बर्तन को दीवारों पर दाब लगाते हैं। जो द्रव होते हैं अथवा गैस होते हैं वो बर्तन की दीवारों पर दाब लगाते हैं। तो जो द्रव पर लगाते हैं उसे हम लोगों ने देखा था कि इसे मैनोमीटर से नापते हैं। तो जो द्रव पे जो दाब लगता है तो उस दाब को हम लोग मैनोमीटर से नापते हैं। लेकिन जब गैसों पर जो दाब लगते हैं उसे हम लोग देखे थे कि बैरोमीटर द्वारा नापते हैं। तो जो गैस होंगे या वो वायुमंडलीय दाब होंगे उसे हम लोग बैरोमीटर द्वारा नापते हैं। लेकिन हमने देखा था कि जो हमारा रक्त दाब होता है तो रक्त दाब को हम लोग एस्फाइगो मैनोमीटर से मापते हैं। तो सामान्यतः हम लोगों के शरीर में जो होते हैं तो 80/120 mmHg होते हैं। ये हमारा क्या है, तो रक्त दाब है। क्या है, तो ये हमारा रक्त दाब था। हमने ये भी देखा था कि जो रक्त दाब होते हैं वो सामान्यतः मनुष्य के ये इतना होते हैं, ये घट बढ़ भी सकते हैं जो अस्वस्थ लोग होते हैं। आगे हमने देखा था कि हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो दाब होते हैं वो हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो जी होते हैं, जी स्मॉल जी, तो ये क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण होते हैं जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो होते हैं कि हम जब किसी पृथ्वी की सतह की ओर कोई चीज़ आती है या कोई वस्तु को फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर जी के मान से खींचती है। तो क्या हो जाता है, एम जो रहता है कि एम उसका मास रहता है, जी के त्वरण से खींचता है, जो हमारा वेट होता है बराबर mg होता है। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों पर चर्चा की थी और बेहतर तरीके से सीखे थे। उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा अध्याय 8 बल तथा दाब समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।